पाकिस्तान के मायानाज स्नाइपर राजा ज़ीशान हैदर की हंगामा खेज दास्तान। वतन दुश्मनों से नबर्द आज़मा राजा ज़ीशान हैदर उर्फ SS और उसके जिगरी यार सरदार खान की मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने वतन की बका के लिए जिद्दोजहद। कदम कदम पर सनसनी और असरार के रंग लिए ऐसे वाक़यात कि सुनने वालों के सांस थम जाएं। स्नाइपर और स्पॉटर के बाद हाजिर खिदमत है इसी सिलसिले की नई कड़ी, स्नाइपर का तीसरा हिस्सा शूटर। आपके लिए पेश खिदमत हैं नए हंगामे, पुरानी दुश्मनियाँ, एडवेंचर, एक्शन और वतन के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले सरफरोशों की दास्तान। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक लाजवाल किरदार। मैं बेफिक्री से बस अड्डे की तरफ रवाना था, मगर मुझे बस अड्डे में दाखिल होना नसीब नहीं हुआ। उससे पहले ही पुश्त की तरफ से रोशनी नजर आई। चंद लम्हों के बाद एक मोटरसाइकिल मेरे पहलू में आकर रुक गई। वहां मलगजा उजाला फैला था, क्योंकि 50-60 कदम दूर खंबे पर लगे बल्ब की हल्की सी रोशनी ही वहां तक पहुंच सकती थी। करीब कोई दूसरा राहगीर भी नजर नहीं आ रहा था। उनकी शक्लें देखते ही मेरी छठी हिस्स खतरे की घंटी बजाने लगी। लगा कि खुफिया एजेंसी वाले पहुंच गए हैं, मगर जूं ही उन्होंने मुंह खोला, इत्मीनान भरा गहरा सांस मेरे होंठों से खारिज हुआ। पीछे बैठे हुए शख्स ने जेब से पिस्तौल निकालकर सीधा करते हुए करख्त लहजे में कहा, शराफत से बटवा, घड़ी और मोबाइल फोन हमारे हवाले कर दो। मुझे हकीकत तक पहुंचने में देर न लगी। बिलाशुबा ये मुखबरी पुलिस वालों ने की थी। 2 आदमियों पर काबू पाना मुश्किल नहीं था। मैं उन्हें आसानी से ठिकाने लगा सकता था, मगर यूं मैं मजीद फंस जाता। अगर वो सच में पुलिस वालों के भेजे हुए थे तो पुलिस वाले मुंतजिर होते कि कब वो डाका डालकर वापस आते हैं। मैं शराफत से रकम भी उनके हवाले कर सकता था, मगर फिर मैं बेदस्तोपा हो जाता। अपना ज़ादे राह मैं कैसे लुटेरों के हवाले कर देता। वहां कदम कदम पर मुझे रकम की जरूरत थी। आखिरी हल ये था कि मैं उन्हें जुल देकर बस अड्डे में घुसने की कोशिश करता। वहां वो जबरदस्ती नहीं कर सकते थे। खौफजदा अदाकारी करते हुए मैंने कहा, देता हूँ महाराज, और जेब से बटवा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। जूं ही उसका हाथ बटवे की तरफ बढ़ा, मैंने अपना हाथ पीछे खींचते हुए उसके पिस्तौल वाले हाथ पर ठोकर लगाई। पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। अगली ठोकर मैंने मोटरसाइकिल वाले के पहलू में रसीद की। वो मोटरसाइकिल समेत नीचे गिर गया। मैं फौरन भाग पड़ा। दोनों मुगल्लज़ात बकते हुए उठे, मगर उनके संभलने तक मैं 20-25 कदम दूर जा चुका था। जब तक वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करते मैं बस अड्डे में घुस गया। वहां ज्यादा रौनक तो नहीं थी, मगर फिर भी इतने लोग नजर आ रहे थे कि उचक्के कोई कार्रवाई न कर पाते। बस अड्डे में घुसते ही मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया। वहां 2-3 बसें और चंद वैगनें नजर आ रही थी। मुझे देखकर एक वैगन ने पठानकोट का नारा बुलंद किया और मैं असबात में सर हिलाते हुए उस तरफ बढ़ गया। वैगन आधे से ज्यादा भर चुकी थी। सीट संभालते ही मैंने सामने देखा, दोनों उचक्के बस अड्डे के दाखिले पर खड़े थे। उन्होंने मुझे वैगन में बैठते देख लिया था। आध घंटे के बाद वैगन के पहिए हरकत में आ गए। 2-3 सवारियां अब भी कम थीं, मगर सवारियों की धमकी पर कि वो नीचे उतर जाएंगे, मजबूरन ड्राइवर को चलना पड़ा। इस वक्त मुसीबत से जान छूटने पर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया था। पठानकोट पहुंचने तक मैं आगे के मंसूबे सोचता रहा। सवारियों की गुफ्तगू से यही अंदाजा हुआ कि पठानकोट तक 2.5-3 घंटे लगने थे। ड्राइवर ने पाक भारत ड्राइवरों की मुश्तरका आदत के ज़ेरे असर ऊंची आवाज में गाने लगा दिए। मैं गाने के खूबसूरत बोलों में खो गया। मूसीकी और महबूब की यादों का गहरा ताल्लुक है। पुरकशिश साज सोचों पर यूं काबिज होते हैं कि इंसान बेबस हो जाता है। हम पे जो गुजरी है तुमको बताएंगे, चीर के दिल अपना तुमको दिखाएंगे, ओ साहिबा ओ साहिबा। गुलकार का ओ साहिबा कहना मुझे ओ पलवशा कहना लग रहा था। आंखें बंद करके मैंने तसव्वुर में महफिल सजाई, जिसमें बस मैं और पलवशा थे। उसका तबस्सुम, हंसी, कहे, उसकी अदाएं, नाज नखरा, शोखियां, लड़ना झगड़ना, रूठना, उसके गिले शिकवे, धमकियां, उसका प्यार, मोहब्बत, वारफ्तगी, सब कुछ आंखों के सामने फिल्म की तरह चलने लगा। अगर मुझसे स्नाइपर की जिंदगी के सबसे मुश्किल और पुरअज़ियत मरहले का पूछा जाता तो बगैर लम्हा ज़ाया किए मैं जुदाई का नाम लेता। गुज़श्ता दिनों भूख, थकन, सर्दी, बारिश वगैरह की शदीद अज़ियतें सहने के बावजूद वो लम्हात मेरे लिए इतने तकलीफ दे नहीं थे जितना जुदाई की घड़ियां होती हैं।
रास्ते में एक होटल पर रुककर हमने खाना खाया और फिर गाड़ी आगे बढ़ गई। उसके बाद वैगन मंजिल आने तक रुकी नहीं। ड्राइवर ने जूं ही अड्डे में गाड़ी रोकी, मैं अपना कपड़े का थैला संभाल कर बाहर निकल आया। रात के 2:30 बजे का अमल था। वहां एक शख्स से मिले बगैर मैं आगे नहीं जा सकता था, इसलिए शब बसरी का ठिकाना ढूंढने बस अड्डे से बाहर आ गया। पता ये चला कि करीब ही काफी होटल मौजूद थे जहां रात गुजारी जा सकती थी। बस अड्डे से निकलकर मैं बमुश्किल 50-60 कदम ले पाया था कि एक मोटरसाइकिल जन से सामने आ रुकी। उस पर 2 मुश्तंडे सवार थे। कहाँ जा रहे हो महाराज, हम छोड़ाते हैं। अकबी सीट पर बराजमान मकरू सूरत शख्स ने पिस्तौल की झलक दिखाते हुए इत्मीनान भरे अंदाज में पूछा। मुझे हैरत का झटका लगा। न जाने पठानकोट में मेरे कौन से दुश्मन पैदा हो गए। मैं इब्तिदाई झटके से संभल कर बोला, शुक्रिया भाई साहब। मोटरसाइकिल से उतरकर बदतमीजी से मेरा गिरबान थामते हुए वो जहरखंद हुआ। क्या ख्याल था, मनोहर दादा के बंदे पर हाथ उठाकर भागने में कामयाब हो जाओगे? मैंने हकलाने की अदाकारी की ताकि उनसे असल बात उगलवा सकूं। मैंने कहा, कौन मनोहर दादा, और मैंने किस पर हाथ उठाया? उसने गिरबान वाले हाथ को झटका देते हुए इंकिशाफ किया। अनंत नगर में तुम जिन मोटरसाइकिल सवारों को चकमा देकर भागे हो, वो मनोहर दादा के आदमी हैं। मुझे कुछ अंदाजा था कि वो कौन लोग हो सकते थे। उसके जबान खोलने पर तस्दीक हो गई थी। यकीनन अनंत नगर में मुझे टकराने वाले उचक्कों ने पठानकोट में मौजूद अपने साथियों को सूरत हाल से आगाह किया था। ऐसे उचक्के आसानी से पीछा नहीं छोड़ा करते। उसने दाएं हाथ से मेरा गिरबान पकड़ा था और बाएं हाथ में पिस्तौल थामा हुआ था। एकदम मेरे बाएं हाथ का मुक्का उसके पिस्तौल वाले हाथ पर लगा। उसके साथ ही मैंने दायां हाथ जोर से उसके दाएं हाथ की पुश्त पर मारा। अपनी उंगलियों से उसकी हथेली पर गिरफ्त जमाते हुए मैंने बायां हाथ उसकी कोहनी के नीचे रख कर झटके से ऊपर उठाया। वो बेसाख्ता नीचे झुकते हुए घूम गया था। एकदम मेरे बाएं हाथ का मुक्का उसके पिस्तौल वाले हाथ पर लगा। उसके साथ ही मैंने दायां हाथ जोर से उसके दाएं हाथ की पुश्त पर मारा। अपनी उंगलियों से उसकी हथेली पर गिरफ्त जमाते हुए मैंने बायां हाथ उसकी कोहनी के नीचे रख कर झटके से ऊपर उठाया। वो बेसाख्ता नीचे झुकते हुए घूम गया था। बाएं हाथ से मैंने उसकी मुड़ी हुई कोहनी को मजीद आगे की तरफ धकेला। उसके होंठों से करीह चीख निकली क्योंकि उसका बाजू कंधे के जोड़ से निकल गया था। वो तड़पते हुए घुटनों के बल गिर गया था। ये सारी कार्रवाई इतनी तेजी और चाबुकदस्ती से हुई थी कि उसका साथी कोई मदद न कर सका। वो बस हड़बड़ा कर सीधा हुआ और मोटरसाइकिल को स्टैंड पर लगा ही रहा था कि मेरी बाईं लात उसकी ठोड़ी के नीचे लगी। उफ की दर्दनाक आवाज निकालता हुआ वो दूसरी जानिब उलट गया। मोटरसाइकिल भी नीचे गिर गई थी। जब तक वो उठने में कामयाब होता मैं जकंद भरकर करीब हुआ और अपनी दाईं एड़ी उसके सर पर ऐसे रसीद की जैसे फौजी परेड के दौरान कदम मारा करते हैं। उसका सर पुख्ता सड़क से टकराया और उसने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए। मैं मुड़कर दूसरे के करीब हुआ। बड़े ढीठ हो यार, सोचा था इशारे से समझ जाओगे, मगर लातों के भूत बातों से बहल जाएं तो उन्हें भूत कौन कहे। ये कहते ही मैंने उसे गिरबान से पकड़ कर उठाया। वो गिड़गिड़ाया, क्षमा चाहता हूँ, अपन को मालूम नहीं था आप उस्ताद हो। मैं मुतबस्सम हुआ। बहुत जल्दी समझ में आ गया है। बोला, अपन हरामी मानिक की बातों में आ गया था। मैंने कहा, खैर थोड़ा सा कष्ट तो भोगना पड़ेगा बालिक। ये कहते हुए मैंने उसका गिरबान छोड़ा और ठोड़ी पर दायरवी मुक्का जड़ दिया। वो लहराते हुए औंधे मुंह गिर गया था। तलाशी लेने पर दोनों के पास मकामी साख्ता पिस्तौल और थोड़ी सी नकदी बरामद हुई। पिस्तौल नाकिस मयार के थे, इसलिए मेरे किसी काम के न थे। दोनों की स्लाइड उतार कर मैंने फायरिंग पिन्ने तोड़ी और पुर्जे दूर दूर उछाल दिए। उनकी गर्दनें तोड़ने का भी इरादा हुआ कि पठानकोट कयाम के दौरान वो मुझे तंग कर सकते थे। मगर फिर सोचा, नामालूम अनंत नगर के उचक्के मानिक ने किस किस को मेरा हुलिया बताकर मदद मांगी थी। मैं वहां के गुंडों के खिलाफ ऐलाने जंग करने नहीं आया था। उन्हें जिंदा छोड़ने पर झगड़ा खत्म करने की उम्मीद ज्यादा थी। गोश ये सारा खेल लम्हों में निपटा था, मगर उसके बावजूद वहां कुछ बंदों ने ये सब कुछ होते अपनी आंखों से देखा था और पराई आग में दामन जलाने की बजाय उन्होंने नजरअंदाज करना ज्यादा मुनासिब समझा। वहां से जल्दी निकलने को मुझे मोटरसाइकिल काम आ सकती थी। मीटर में चाबी लगी थी। मोटरसाइकिल उठाकर मैंने किक लगाई और समत का तायुन किए बगैर चल पड़ा। किलोमीटर भर का फासला तय करने के बाद मैंने मोटरसाइकिल सड़क के किनारे छोड़ी और एक बाजार में जा घुसा। इतनी रात गए बाजार सुनसान पड़ा था। मेरी नजरें किसी मुनासिब होटल की तलाश में थीं ताकि रात का बकिया हिस्सा सुकून से गुजार सकूं। 2-3 होटल नजर आए जिनमें से एक भी मेरे मतलब का नहीं था। मैं जल्द से जल्द किसी होटल की चार दीवारी में महफूज होना चाहता था कि सड़क गर्दी करते और गलियां नापते हुए पुलिस वालों या रॉ के नुमाइंदों से टाकरा होने का ज्यादा खदशा था। खैर 8-9 घंटे की तगोदौ के बाद एक दरमियाने दर्जे का होटल मुझे नजर आया।
दाखिली दरवाजे पर चौकीदार बैठा हुआ था। मुझ पर एक उचटती हुई नजर डालकर वो मोबाइल स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे हो गया, जहां एक गरीब लड़की को तशन्नुज का दौरा पड़ा हुआ था। गरीब इसलिए कहा कि बेचारी के बदन पर मुकम्मल लिबास ही मौजूद नहीं था, साथ ही जज्बात को बरंगेख्ता करने वाले साज गूंज रहे थे। इतनी मेहरबानी चौकीदार ने जरूर की कि मोबाइल स्पीकर की आवाज मध्यम रखी थी। यूं कम से कम आवाज के दायरे में आने वाले मुहज्जब अफराद का सुख गारत नहीं हो रहा था। रिसेप्शनिस्ट कुर्सी पर बैठा ऊँघता हुआ मिला। मेरे मेज को खटकाने पर सर झटकता हुआ वो सीधा होकर बैठ गया। मैं सीधा मतलब की बात पर आया था। कहा, शब बसरी को कमरा दरकार है। वो बोला नाम और रजिस्टर खोलकर मेरी तरफ मुतवज्जे हो गया। मैंने शनाख्ती कार्ड पर दर्ज नाम बताया, आकाश चड्डा। उसने अगला सवाल पूछा, पता, और मैंने शनाख्ती कार्ड उसकी जानिब बढ़ा दिया। पता दर्ज करके उसने शनाख्ती कार्ड मेरी तरफ बढ़ाते हुए पूछा, कितने दिन रहना है? मैंने कहा 2 दिन। वो बोला 24 घंटों का 1000 रुपया होगा, खाने पीने का बिल अलहदा। मैंने 2000 का नोट उसकी जानिब बढ़ा दिया। नोट जेब में डालकर उसने पुश्त पर लगे चाबी बोर्ड से एक चाबी उतार कर मेरी तरफ बढ़ाई। दूसरी मंजिल, कमरा नंबर 31। मैं सर हिलाता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अपने कमरे में दाखिल होने से पहले मैंने एक चक्कर लगाकर दूसरी मंजिल का जायजा लिया। कमरा नंबर 31 में दाखिल होकर मैंने सबसे पहले तो बारीकी से तलाशी ली, क्योंकि ऐसे होटलों में उमूमन खुफिया कैमरे नस्ब होते हैं जो मेहमान की नक्लो हरकत पर गहरी नजर रखते हैं। खुफिया एजेंसियों से भी उनके रवाबित होते हैं। जासूसों को पकड़वाने में ऐसे कैमरे बहुत मददगार साबित होते हैं। गाहे गाहे प्रेमी जोड़ों की नाजेबा वीडियोस भी हाथ लग जाती हैं, जो उन्हें ब्लैकमेल करने के काम भी आती हैं और किसी वाहियात साइट को बेची भी जा सकती हैं। ये सब कुछ मैंने अपने आखिरी कोर्स में सीखा था, मगर बारीक बीनी से तलाशी लेने पर भी कोई ऐसा आला नहीं ढूंढ पाया था जिससे कोई मुझे सुन या देख सकता। मुकम्मल इत्मीनान करने के बाद मैं आराम करने लेट गया। सुबह की अजान सुनकर आंख खुली। वुजू करके मैंने कमरे ही में नमाज अदा की और दोबारा लेट गया। दूसरी मर्तबा दिन चढ़े ही आंख खुली थी। दस्ती घड़ी पर नजर दौड़ाई। सुइयां 10 का हिंसा उबूर कर चुकी थी। मैं ताज़ादम होकर होटल से निकल आया। नाश्ते का वक्त तो गुजर चुका था। एक मुस्लिम होटल में दोपहर का खाना खाकर मैंने दूध पत्ती की 2 प्यालियां मैदे में उंडेली और बिल चुकाकर बाहर निकल आया। दरवाजे पर ही मुझे खाली रक्शा मिल गया था। अंदर बैठकर मैंने ड्राइवर को नजदीकी मार्केट में जाने का कहा। मार्केट पहुंचकर मैंने एक छोटा सा बैग खरीदा कि कपड़े का थैला देहाती पस मंजर के लिए तो उम्दा था, जदीद शहर में मुझे तमाशा बना सकता था। 2 जीन्स की पतलूनें और बनियान भी खरीद ली कि इंडिया के आम जवान उमूमन यही लिबास पहनते हैं। वैसे भी उचक्कों का एक गिरोह मेरे मुखालिफ हो गया था। उनके साथ लड़ भिड़ कर तवानाई जाया करने से बेहतर था कि मैं हुलिया ही तब्दील कर लेता, ताकि लड़ाई की नौबत ही ना आती। खरीदारी के बाद एक साफ सुथरे हमाम में घुस गया। अपने लंबे बाल फौजी कट करवा कर मैंने दाढ़ी पर बारीक मशीन फिरवाई और मूंछें बिल्कुल साफ कर दी। हमाम में दाखिल होते वक्त मैं एक देहाती लग रहा था, मगर बाहर निकलते वक्त जदीद शहर का बिगड़ा हुआ जवान। पठानकोट में मुझे जायसवाल चिल्ड्रन हॉस्पिटल की लेबोरेटरी के एक्सरे डिपार्टमेंट के माधव राज को मिलना था। एक खाली टैक्सी को हाथ देकर मैं अंदर घुस गया। जायसवाल चिल्ड्रन हॉस्पिटल का सुनकर उसने सर हिलाते हुए टैक्सी आगे बढ़ा दी। पठानकोट इतना बड़ा शहर नहीं है। टैक्सी ने जायसवाल चिल्ड्रन हॉस्पिटल तक 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगाए। अस्पताल की मुस्ततील इमारत के सामने उतरकर मैंने टैक्सी ड्राइवर को फारिग किया और अस्पताल के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। दाखिली दरवाजे पर 2 चौकीदार मौजूद थे, मगर वो लोगों से कोई तारुज़ नहीं कर रहे थे। अस्पताल में काफी चहल पहल थी, जो कि उमूमी तौर पर अस्पतालों का खासा होती है। ज्यादातर लोगों के चेहरों पर परेशानी थी। यूं अस्पताल का रुख अक्सर करते भी वही लोग हैं जिन्हें कोई ना कोई मसला दरपेश हो। एक खाकरोब से लेबोरेटरी का महले वकूफ पूछकर मैं उस तरफ बढ़ गया। 2-3 राहदारियों से घूमकर चंद दरवाजे फलांगे और लेबोरेटरी के सामने पहुंच गया। वहां एक्सरे डिपार्टमेंट ढूंढना चंदा दुश्वार नहीं था। वहां 2-3 जनाना और 4-5 मर्द स्टाफ पहले से मौजूद थे। ज्यादातर के हमरा बच्चे नजर आ रहे थे। मैं भी इंतजार में बैठ गया। माधवराज की उम्र 35-36 साल होगी। म्याना कामत, गहरी सांवली रंगत, घुंघराले बाल, सुडोल जिस्म, होंठों पर फैली खूबसूरत मुस्कुराहट उसकी खुश अखलाकी की मजहर थी। बारी आने पर मैंने करीब जाकर मखसूस कोड वर्ड अदा किया, माधव भाई। मैंने शुक्रवार को अपने बच्चे का एक्सरे करवाया था, मगर उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली। उसने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में मेरी आंखों में झांका और जवाबी कोड वर्ड बोला, महाराज तारीख बताएं, नामालूम आप किस शुक्रवार को आए थे। ये कहकर उसने एक लम्हा सोचने की अदाकारी की, फिर बोला, तुम्हारे बच्चे का नाम बलराम तो नहीं है। मैंने कोड वर्ड का अगला हिस्सा अदा किया,
नहीं भाई, उसका नाम तो सूरज चड्ढा है। उसने बज़ाहिर झल्लाते हुए कहा। उसे साथ ही ले आते तो दोबारा एक्सरे कर लेते। मैंने कोड वर्ड का आखिरी हिस्सा कहा। अगर ना मिला तो उसे भी बुलवा लूंगा। वो नरम लहजे में बोला, फिलहाल आप बैठें, जो ही रश खत्म होता है मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। पहचान मुकम्मल हो गई थी। मैं इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाता हुआ बीच में बैठ गया। घंटा डेढ़ इंतजार करना पड़ा, यहाँ तक कि खाने का वक्फा हो गया। उसने मुझे करीब बुलाया। क्षमा चाहता हूँ भाई, आपका एक्सरे नहीं मिल सका। आप यूं करें, अपना मोबाइल फोन नंबर लिख दें, अगर बाद में मिल गया तो मुत्तला कर दूंगा। ये कहते हुए उसने अपना नोट पैड मेरी तरफ धकेला, जिसके नीचे एक लिफाफे की झलक नजर आ रही थी। मैंने सफाई से लिफाफा पकड़ा और नोट पैड वापस धकेलते हुए झल्लाते हुए कहा, धन्यवाद, मैं दोबारा एक्सरे करवा लूंगा। लिफाफा पतलून की जेब में मुंतकिल करता हुआ मैं लेबोरेटरी और अस्पताल से बाहर आ गया। वहां से मैं सीधा अपने होटल पहुंचा और गुस्ल खाने में घुसकर लिफाफे का जायजा लेने लगा। अंदर एक खत मौजूद था जिसमें लंबी चौड़ी तफसील दर्ज थी। बज़ाहिर एक शख्स ने अपने दोस्त को खैरियत का खत लिखा था, लेकिन दर हकीकत उसमें मुझे आगे का मंसूबा बताया गया था। खत को डिकोड करने पर मालूम हुआ मुझे जालंधर जाना था। वहां अवामी पार्क के सामने एक सिगरेट पान का खोखा था। मुझे उसी खोखे वाले को मिलना था। खोखे तक पहुंचने का रास्ता और खोखे वाले को अपनी शनाख्त करवाने का तरीक़ाकार भी दर्ज था। सारी मालूमात ज़हन नशीन करने के बाद मैंने खत जलाकर राख किया और पानी में बहाकर बाहर निकल आया। पठानकोट में मजीद रुकना बेकार था। मैंने मुख्तसर सामान समेट कर बस अड्डे का रुख किया। गो वहां से जालंधर जाने के लिए रेलगाड़ी भी मिल जाती, मगर मुझे बस का सफर मुनासिब लगा। बस अड्डे पर ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। 2-पौने 2 घंटों का रास्ता खैरियत से कटा। दिमाग में उचक्कों के गिरोह से मुठभेड़ होने का खतरा मौजूद था, मगर अल्लाह पाक ने करम फरमाया और बचत हो गई। जालंधर काफी बड़ा शहर है। मैंने रात एक दरमियाने दर्जे के होटल में गुजारी और सुबह नाश्ते से फारिग होकर अवामी पार्क की तरफ चल पड़ा। मुतल्लिका पार्क ढूंढने के लिए मुझे ज्यादा तगो-दो न करना पड़ी थी। उसके सामने काफी दुकानें मौजूद थीं, अलबत्ता सिगरेट पान का खोखा एक ही था। 2-3 खरीदारों को भुगता कर यूं ही खोखे वाला मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। मैंने नॉर्मल अंदाज में कहा, एक गोल्ड सिगरेट देना भाई। उसने बेपरवाही से गोल्ड लीफ की डिब्बी से एक सिगरेट निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने 50 का नोट निकाल कर उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, एक टॉफी दे दो और बाकी पैसे रख लो। वो हल्का सा चौंका, मगर फौरन अपने जज्बात पर काबू पाते हुए बोला, 150 से गुर्बत कहाँ मिटती है बाबू, देने ही हैं तो 50-60 हजार की पकड़ाओ ताकि लेने का मजा तो आए। मैं रुखाई से बोला, हम इतनी ही इस्तिताअत रखते हैं भाई, नहीं चाहिए तो वापस कर दो। बोला, ये लें जी अपनी बकिया रकम, इतना भारी एहसान मुझसे कहाँ उठेगा। उसने बकिया रेज़गारी मेरी जानिब बढ़ाई जो मैंने जेब में डाल ली। पहचान का मरहला बअहसन खूबी तय हो गया था। उसने दाएं बाएं देख कर एहतियात के तकाजे पूरे किए और फिर दबे लहजे में बोला, न्यू कृष्णा कॉलोनी, गली नंबर 5, मकान नंबर 14। अगली हिदायत वहां से मिलेंगी। पहचान के अल्फाज, रिहाइश के लिए कमरा मिल जाएगा, अकेला हूँ मगर शरीफ आदमी हूँ। अगर मैंने ताज़ा कोर्स न किया होता तो इस तरीक़ाकार पर ज़रूर नाक भूं चढ़ाता, मगर अब मुझे अपने खैर खाहों की मुश्किलात का भी अंदाज़ा था और इस एहतियात की ज़रूरत से भी खूब आगाह था। इसलिए खुश दिली से इस बात में सर हिलाता हुआ मैं अपने रास्ते हो लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। स्नाइपर जासूस बन चुका है और आगे अपने मिशन में कहां कहां जाता है और कैसे कामयाब होता है, ये सब सुनने के लिए हमारी सीरीज को फॉलो कीजिए। अगर आप पिछली तमाम अक़साद सुनना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक कीजिए। आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत काबिल कदर है। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।